नमस्कार, मैं विनय कुमार। झारखंड विधानसभा टीवी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम विचारों के 11 अध्याय की पुस्तक, जिसके लेखक हैं विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो, उस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बहुत ही सृजनशीलता का परिचय देते हुए इस पुस्तक को लिखा है। झारखंड आंदोलन के शहीदों को समर्पित यह पुस्तक है। इस पुस्तक में अपने संदेश के माध्यम से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन ने कहा कि झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में श्री महतो का कार्य निष्पक्ष और सराहनीय रहा है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने भी कहा कि उनकी यह तथ्यपरक पुस्तक झारखंड राज्य के विभिन्न विषयों पर आधारित है। इसी पुस्तक को विस्तार से जानने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है प्रभात खबर के स्थानीय संपादक संजय मिश्रा जी को। तो संजय मिश्रा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपका स्वागत है स्टूडियो में। आपसे जानना चाहेंगे, संथाल हुल से लेकर गांधीवाद तक की चर्चा इस पुस्तक में की गई, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, बहुत अच्छी बात आपने, ये बहुत अच्छा है कि भारतीय इतिहास भी इस बात को बताता है कि जो हुल से गांधी तक की यात्रा, अगर आज़ादी का आंदोलन को देखें, ऐसे आज भी अब जो भारतीय फ्रीडम मूवमेंट है, जो आंदोलन की जो भूमिका लिखी जाती है, तो उसमें हुल को अभी भी हुआ नहीं है शामिल, जिसको कराने की आवश्यकता है। हुल विद्रोह जो है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ माने आप समझिए कि आज़ादी का एक, अगर पहला बिगुल अगर हम उसको बोलें तो आप ये समझिए, उसको बोलने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतिहासकारों की दृष्टि अब तक आई नहीं है। और अगर आप हुल को अगर भारतीय इतिहास में जैसे आप करते हैं शामिल, तो आप देखेंगे कि एक हुल विद्रोह के बाद से सीधे गांधीवाद तक की यात्रा है। गांधी आज़ादी के बाद भी मौजूद हैं भारतीय राजनीति के क्षेत्र में, लेकिन जो मूल जो हमारे पास अपने जो है बताते हैं कि अगर एक पंक्ति के साथ बताए कि स्वतंत्रता जो है कितनी आवश्यक है, इसको जिस तरीके से हमारी माटी के लोगों ने, झारखंड के लोगों ने एक बहुत पहले जो घोषित किया, परिभाषित किया कि हमें अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्ति की ज़रूरत है, हमारा अपना राज्य होना चाहिए, हमारी ये अपनी मिट्टी है, इस पर हम किसी की गुलामी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। ये आपको ये सारे जो मूल तत्व हैं, ये आपको हुल से मिलता है। हुल विद्रोह का इतिहास आप देखते हैं तो पता चलता है कि किस तरीके से ये पूरा इलाका ने अंग्रेज़ों की एक तरह से मुखालफत कर दी। और वो मुखालफत अगर मैं कहूँ कि ये विचारों के 11 अध्यायों में इसी को बिल्कुल स्थापित करने की कोशिश की गई है कि आपकी हुल की यात्रा जो शुरू होती है वो गांधीवाद तक आती है। क्योंकि आप देखिए कि हुल के विद्रोह में हुआ क्या, जितनी तेज़ी से विद्रोह हुआ, अंग्रेज़ों ने उससे ज़्यादा तेज़ी से दमनकारी अपनी नीतियों से उनकी कोशिश की दमन करने की। कुछ उससे कुछ एक अगर टुकड़ों में अगर आप देखें तो कुछ एक आप गिना सकते हैं कि उस हुल विद्रोह का लाभ हुआ कि एसपीटी एक्ट लागू हो गया। हुल विद्रोह के बाद अगर आप देखें तो ये हुआ कि भाई ट्राइबल्स एरिया में उनके अपने ऊपर बात होने लगी कि भाई स्वशासन हो, लेकिन पूर्णतः आज़ादी की मुक्ति के लिए गांधी जी तक आना पड़ा। ये इसमें माने हमारे जो माननीय विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनका तो ये मानना है कि अंग्रेजी सेना को निहत्थे चुनौती देने वाले संथाल आदिवासियों की स्वर्णिम गाथा को भले ही स्वतंत्रता के इतिहास में बहुत कम जगह मिल पाई हो, परंतु इस विद्रोह से मिली हुई प्रेरणा अद्वितीय थी, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ वर्तमान झारखंड के निर्माण में हुए आंदोलनों के आंदोलनकारियों को भी सींचा है। बिल्कुल, आप वहीं से आंदोलन की रूपरेखा आप ये देखिए ना कि आप उसके पहले आप किसी जगह किसी तरह का विद्रोह की आपको कोई इतिहास का एक छोटा टुकड़ा भी नहीं मिलता है। हुल अगर आपके उसमें नहीं आता है, और आज भी आप ये देखिए कि फ्रीडम मूवमेंट के तौर पर आज भी हम नहीं देख पाते हैं। आज भी हम अपने बच्चों को हुल का जो विद्रोह है उसको हम फ्रीडम मूवमेंट के तौर पर नहीं बताते हैं। उसको एक तरीके से टुकड़े में बांट के रखा है कि आदिवासियों ने केवल विद्रोह किया था, ऐसा नहीं था।
ये इस मिट्टी का विद्रोह था कि हम गुलामी नहीं सहेंगे, अंग्रेजों से अगर जो भी होगा दो दो हाथ होगी और चीज़ें होंगी। लेकिन वो उसी से तो प्रेरणा है पूरी तरीके से। आज़ादी का माने एक तरीके से प्रेरणा का प्रस्थान बिंदु है कि जहाँ से आप वो सोचिए। और फिर अंग्रेजों भारत छोड़ो तक आता है 1942 अगस्त का महीने आने जा रहा है फिर से। और इस अमृत वर्ष के इस मौके पर रविन्द्रनाथ महतो जी की एक किताब बहुत प्रासंगिक तौर पे बनती है कि आप इन सारी चीज़ों को, इतिहास के उन पन्नों को भी आपके अपने फ्रीडम मूवमेंट में शामिल करने की आवश्यकता है जो हम अभी तक शामिल। और इस पुस्तक से एक चीज़ हुई कि हूल के संबंध में बहुत ही विस्तार से लोगों को जानकारी मिली, जो अब तक उतनी जानकारी लोगों को नहीं मिल पाई थी। हाँ, ये इस लेख पर थोड़ा सा मैं बताऊं कि ये जो लेख शामिल हुआ था, तो असल में ये इस लेख में, ये लेख सबसे पहले मुझे पढ़ने का मौका मिला था ये पुस्तक में आने से पहले ही, चूँकि हमारे अखबार के लिए लिख रहे थे। तो इस स्पीकर महोदय से इसमें मेरी बहुत विस्तृत से बात हुई थी। मैंने उनको कहा था कि हूल का जो रटा रटाया इतिहास है, जो कुछ चीज़ें चली आ रही हैं उससे थोड़ा अलग कुछ थोड़ा सा, मैंने कहा कि इसको एक दृष्टि देने की कोशिश किया जाए। मैंने उनसे आग्रह था और उस आग्रह को बहुत उन्होंने शिद्दत से वो किया, कलमबद्ध किया, बहुत शिद्दत से उस पर विचार किया, बहुत सोचा। और गहन मैंने जब लेख मेरे पास आया तो मुझे लगा कि नहीं, इस पर जो है ये किसी ऐसे केवल यूँ नहीं कि भाई नाम लिखने के लिए अखबार में नाम छप जाए, वैसे बहुत सारे सृजनशीलता का भी परिचय मिला। लिखता नहीं, सृजनशीलता नहीं, एक दृष्टि जैसे देने की कोशिश है। सृजनशील तो हो सकता है आदमी कि भाई आसमान में भी कुछ सोच ले, लेकिन ये चीजें की है कि नहीं, इतिहास को सही, हाँ, दृष्टि देने की कोशिश है, इतिहास को सही दृष्टि देने की बिल्कुल, कि भाई झारखंड के लोगों को इस दृष्टि से भी हूल विद्रोह को देखने की आवश्यकता है, क्योंकि आज भी हूल के साथ अन्याय है। अगर आप सोचिए तो आज के भी इतिहासकारों ने हूल का जो न्याय मिलना चाहिए, वो न्याय अभी अमृत वर्ष हम मना रहे हैं, लेकिन वो न्याय अभी मिला नहीं है। अभी कोशिश जरूर हुई है, लगातार एक कोशिश हुई है, उन कोशिशों को देखने की जरूरत है। और दूसरा जो अध्याय है इसमें, या चैप्टर कह सकते हैं, उसमें गांधी की न्यायशीता, विश्व के पुनर्निर्माण की नई राह। बहुत मैंने हम बता ना, इस पर बहुत अभी आने वाली पीढ़ियों के लिए किताब इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि गांधी जी ने जो ट्रस्टीशिप का एक तरीके से सिद्धांत दिया था, और ऐसे समय में सिद्धांत दिया था जब पूरे विश्व में पूरा विश्व दो भागों में बटा हुआ था। पूरा एक बड़ा हिस्सा था मार्क्सवाद का, जिसका नेतृत्व यूएसएसआर जैसे लोग कर रहे थे, स्टालिन और लेनिन जैसे लोग थे, और दूसरे ओर पूरा जो है पूंजीवाद का पूरा अमेरिका पर विकार था। उस समय में गांधी जी ने न्यायशीता पर बात की, ट्रस्टीशिप पर बात की, और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। और उस सिद्धांत को आपको बताऊं कि आपके मैंने देश की एक सबसे बड़ा उद्योगपति घराना है, उस घराने ने ये ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को लागू करने की पुरजोर कोशिश की, और उस ट्रस्टीशिप का वही आज एक आपको दिखता है पूरे विश्व में। ये उदाहरण है कि गांधी का ट्रस्टीशिप कितना जबरदस्त था कि आज जो है टाटा जितना बड़ा बिजनेस समूह ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर पूरे विश्व के पटल पर उसका नाम होता है। और इस ट्रस्टीशिप को अगर आप ये देखिए, आज के पूरी पीढ़ी इस ट्रस्टीशिप पर बात भी नहीं करती है। और ऐसे समय में इस किताब में विचारों के अध्याय में इसको शामिल किया गया कि गांधी के ट्रस्टीशिप पर हम बात रखें, उसके बाद बताने की आवश्यकता है। और मैं इस बात के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से और एक अखबार के संपादक के तौर पर मैं इस बात के लिए ऋणी हूँ कि हमारे बीच में एक ऐसे राजनेता ने अपने विचारों के माध्यम से ट्रस्टीशिप पर बात करने की कोशिश की। इसका एकदम बिल्कुल एक छुपा हुआ तत्व है। गांधी जी पर जब भी हम बात करते हैं तो केवल अहिंसा पर बात कर लेते हैं, या गांधी जी के आज़ादी के आंदोलन पर, लेकिन आर्थिक आज़ादी कैसे हो सकती है, आर्थिक आज़ादी की दृष्टि क्या हो सकती है, गांधी जी ने उस दृष्टि को देने की कोशिश की थी। वो था ट्रस्टीशिप पर। वो एक बड़ा अध्याय है वो, जिस पर विचार करने की जरूरत है। और देखिए लेखक क्या करता है, लेखक के तौर पर क्या है, उसने एक विचारों को रखा, उस विचारों पर हम परिचर्चा करते हैं, हम उस विचारों को लेकर छात्रों के बीच जाते हैं,
हम उन विचारों को लेकर विद्यार्थियों के बीच जाते हैं, हम उन विचारों को लेकर के जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके सामने रखने की कोशिश करते हैं। और ये कोशिश का ही ये पुस्तक के शक्ल में आना और इस तरीके से गांधी के न्यायशीता पर बात करना कि भाई आप अगर देश में आप चाहते हैं कि अमन हो, चैन हो, शांति हो, लूटमार हो, और आप हम ऐसे स्टेट में हैं जहां नक्सलवाद अति वामपंथ का जो नुकसान है यह देश झेल रहा है जी, और दूसरी तरफ अति पूंजीवाद का भी यह राज्य ये हिस्सा झेल रहा है। दोनों के बीच से ट्रस्टीशिप का सिद्धांत अगर हम लागू कर पाए तो कितनी बड़ी बात होगी, इसी को रखने की कोशिश की है हमारे। मैं आपको बताऊं, इस विचार के तरफ में किताब आने के बाद ही लोगों ने कहा कि अरे मैंने लेख बिना पढ़े लोगों को लगा कि कोई स्पीकर हैं तो अपनी किताबें छपवा ली, लेकिन आप ये समझिए कि वो दृष्टि देने की कोशिश होती है जी। हमने बहुत सारे मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोगों की ये प्रतिक्रिया देख के मुझे बहुत क्षोभ भी होता था कि आप किताबों के बीच में तो जाइए। दरअसल अगर आप देखेंगे तो झारखंड के बहुत कम ही राजनेता है जो अपनी पुस्तक उन्होंने लिखी है, लेकिन महतो जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया और एक बहुत अच्छी पुस्तक उन्होंने हम लोगों को दी है। और इस पुस्तक को पढ़ने से पता चलता है इसका महत्व क्या है। और उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा भी है कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में एडवर्ड कॉर्पोरेटर, लियो टॉल्स्टॉय जैसे बुद्धिजीवियों ने, जिन्हें अक्सर दूसरे पश्चिम का प्रतिपादक माना जाता था, ने इस नई सभ्यता की कड़ी आलोचना की। गांधी जी इन विचारों से अपने विद्यार्थी जीवन से ही प्रभावित रहे एवं कालांतर में उन्होंने जो विश्व दृष्टि विकसित की उसे अपनी पहली पुस्तक हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल में प्रतिपादित किया। नहीं बिल्कुल आप, और लेकिन आपको थोड़ा सा देखिए, बहुत सारे राजनेताओं के पास क्या है कि उनके पास अपनी पहुंच होती है, अपनी जगह किसी दूसरे से भी लिखवा देते हैं, लेकिन उनकी किताबें छप भी जाती हैं। मैं आपको बताऊं कि अपने राज्य के एक पूर्व मुख्यमंत्री है, उनकी भी एक किताब छप गई थी और उस पूर्व मुख्यमंत्री की किताब में ही पहला था गांधी जी का जंतर पर बात है, लेकिन वो केवल ऐसे ही है कि लिखी लिखाई बातें हैं, आपको पढ़ के लग जाएगा उन किताबों उन पंक्तियों से लेखक का कोई सरोकार नहीं है, लेखक को अभ्यास में नहीं है, लेकिन आपको यह विचार 11 विचारों के जो अध्याय है आप इसमें आप देखिएगा कि लेखक इससे जुड़ा हुआ है, लेखक का परिप्रेक्ष्य आपको सामने दिखता है। और उन्होंने अपने तीसरे अध्याय में इसकी चर्चा की, खेत खलिहानों से विकास की राह। बिल्कुल, आपको मैं आपको तो संक्षेप में अगर मैं बात करूं तो 11 अध्यायों में जो चीजें हैं, आपने हुल का जिक्र किया, गांधी जी का जिक्र किया, उसके बाद खेत है, खेत खलिहानों के साथ भारत ने, चूँकि हम अमृत वर्ष मना रहे हैं, आप ये सोचिए कि एक समय हमारा देश सूखे के चपेट में, भूखे के चपेट में, अमेरिका से गेहूं मंगाने की स्थिति। आज आपके देश में, आज आपको बताऊं, एक आंकड़े के तौर पे बताऊं कि अगर आज देश में जितना खाद्यान्न है, अगर उसको एक बोरा करके अगर रख दिया जाए तो यहाँ से लेकर के चंद्रमा तक आप लगा सकते हैं। ये भारतीय किसान, भारतीय खेत, भारतीय मिट्टी की ताकत है। और श्री महतो ने कहा भी है कि झारखंड में खाद्यान्नों के अलावा सब्जी की खेती की अधिक प्रचुर संभावना है। टमाटर के उत्पादन में देश भर में राज्य का दूसरा स्थान है एवं मटर एवं बीन के उत्पादन में देश भर में झारखंड का 5वां स्थान है। बंद गोभी और पत्ता गोभी के उत्पादन में राज्य का स्थान 6ठा है, परंतु सब्जियों की खेती में किसान को उनके परिश्रम के अनुसार लाभ मिल जाए, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में शीतगृह की नितांत आवश्यकता है। हाँ। तो जमीन से जुड़े हुए हैं श्री महतो। हाँ, और उन्होंने इसीलिए किसानों की समस्या को उजागर किया कि शीतगृह होना चाहिए और कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए, जिससे कि उचित मूल्य किसानों को मिल सके, किसान अपने जो उत्पादन करते हैं उसको कोल्ड स्टोरेज में रखकर उसका जब दाम बढ़े तो उस समय बेचे और उसको उचित मूल्य मिले। तो इतनी चिंता उन्होंने की है। हाँ, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया ना इस लेख में, लेकिन उसमें 2 चीज़ें और जोड़ रहा हूँ। आप केवल ये मत देखिए कि टमाटर में दूसरा स्थान है, आप ये भी देखिए कि झारखंड के जो कृषि उत्पाद हैं वो अभी भी ऑर्गेनिक श्रेणी में आते हैं जी। आज भी देखिए कि झारखंड के किसान उतना ज़्यादा खाद या उतना ज़्यादा रासायनिक खाद या उतना ज़्यादा कीटनाशकों का प्रयोग अभी भी कम करते हैं, बहुत कम। इस पर भी एक दृष्टि है, इसी लेख में ये दृष्टि देने की कोशिश की है, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। कैसे झारखंड का खेती, ये कैसे पूरे झारखंड तो सब्जियों के मामले में आज देखिए आस पड़ोस के राज्यों को खिला रहा है जी। पहले तो माना जाता था कि यहाँ खाली लोगों को कोयला फेंकना पड़ेगा, लेकिन झारखंड के किसानों ने दिखाया
और एक तरह से स्पीकर महोदय ने यह बात अपने एक तरीके से झारखंड के किसानों को ताकत दिखाने की कोशिश की है कि भाई झारखंड के किसानों की ताकत को आप सिरे में हाशिए पे नहीं रख सकते। जी। ये किसान बहुत ताकतवर हैं, तभी तो आपके पड़ोसी देशों में आप जो फ्रेंच बीन खाते हैं, आप यहाँ से पड़ोसी के देश, पड़ोसी राज्य जो है इंतजार करते हैं कि झारखंड का जब फ्रेंच बीन आ जाएगा, झारखंड का जब मटर आ जाएगा, तो पश्चिम बंगाल और इवन जो है बिहार और मध्य प्रदेश तक का लोग वेट करते हैं कि झारखंड का जो गोभी मिल जाएगा तो हम इंतजार करेंगे। और झारखंड क्या, लोग झारखंड से छोड़िए, बंगाल वगैरह सब यहाँ पर बेड़ो तक का नाम याद है, लोगों को ठाकुरगांव तक का नाम याद है, और वहाँ के किसानों को यहाँ से कितनी उम्मीदें हैं। इन उम्मीदों को इस किताब में, लेख में रखने की कोशिश है। चौथे अध्याय में उन्होंने समान विद्यालय व्यवस्था, गरीब, शोषण और गैर बराबरी से मुक्ति का मार्ग, बहुत अच्छा, क्योंकि तमाम समाजवादी नेता अक्सर ये कहते थे कि ऐसी स्कूल होना चाहिए जहां राष्ट्रपति का बेटा या झुग्गी का बेटा के लिए एक शिक्षा हो, एक, तो इसकी भी उन्होंने चिंता की अपने पुस्तक। नहीं, मैंने आपको ये किताब की एक और खासियत बताऊं। इस किताब को पढ़ते समय, जो कि इस किताब में जो लेख शामिल हैं वो तो मैंने ज़्यादातर लेख मेरे अखबार से हैं, तो मैंने अखबार में पहले पढ़ने का मौका किया। इसकी दो चीज़ें बताऊं। इस किताब को पढ़ते हुए ना आपको एक तो पड़ेगा कि इसमें सारे लेखों में ना तीखापन नहीं है, सारे लेखों में कोई तीखापन नहीं है, लेकिन लेख जो हैं अपने जहां पर उसको मार करना है ना, वो मार जरूर करता है जी। क्योंकि जो असमान शिक्षा व्यवस्था है, आप ये देखिए कि किसी राजनेता के दृष्टि में अभी आज के डेट में शामिल नहीं है जी अंग्रेजी मीडियम का स्कूलों को। लेकिन चूंकि ये व्यक्ति झारखंड के ऐसे इलाके से आता है, अगर नक्शे में भी ढूंढने की कोशिश करते हैं जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, तो आपको बहुत दूर दिखता है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको बहुत दूर दिखता है। नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, तो वैसे क्षेत्र से आने का तो आपको इस अध्याय में दिखता है कि वहाँ क्षेत्र में क्या असमानता के चलते क्या दिक्कत है, और असमानता के चलते देश में शोषण की कैसी व्यवस्थाएं पैदा हो गई है। इतना ज़्यादा शोषित वर्ग पैदा हो रहा है, इससे एक बहुत बड़ा एक शोषित वर्ग पैदा हो रहा है, और इस पूरे लेख में इस चिंता को ही उन्होंने रेखांकित करने की कोशिश की है। और कोठारी आयोग द्वारा वर्षों पूर्व ही सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 6% शिक्षा में व्यय की सिफारिश की गई थी, पर अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका। रोहित सिंघल एवं अन्य बनाम प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय एवं अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है, बच्चे केवल भविष्य के नागरिक नहीं बल्कि धरती के भविष्य भी हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसको उन्होंने रखने की पूरी कोशिश की है, और ये बताने की भी कोशिश की है कि भाई आप जो है एक जैसी शिक्षा प्रणाली अगर आप देते हैं, तो जो शोषण का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है। ये 5वें अध्याय में उन्होंने जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया की भी चर्चा की है, जो कि बहुत ही मौजूद विषय है, नीड फॉर ए बैलेंस अप्रोच। हाँ, मैंने इस लेख पर भी मेरी चर्चा, व्यक्तिगत चर्चा हुई थी। देखिए क्या है, अगर आप देखिए तो हुआ क्या कि 80 के दशक के बाद एक जुडिशियल एक्टिविज्म दिखने लगा जी। जुडिशियल एक्टिविज्म आप देखिए, जब रंगनाथ मिश्र वगैरह मुख्य न्यायाधीश बने, तो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या हुआ कि लोगों ने एक पोस्टकार्ड भी भेजा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान ले लिया, उसको जनहित याचिका में बदल दिया। आपको याद होगा वो सारे किस्से। उसके बाद ये स्थिति हो गई कि मच्छर भी अगर है, शहर में मच्छरों का आतंक, तो लोगों ने चिट्ठी लिखी और सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने उसको नाले की सफाई तक, पटने में के लिए आप देखे होंगे नाले की सफाई के लिए भी हाई कोर्ट का कई ऑर्डर आने को लेकर के। लेकिन मुझे तो लगता है जब कार्यपालिका या विधायिका कुछ कमजोर होती है तब न्यायपालिका ज्यादा, हाँ वो तो है ही। तो अगर ये लोग सशक्त हों तो मेरे ख्याल से वही बैलेंस अप्रोच की इस लेख में जो बैलेंस अप्रोच पर, और सबको अपनी अपनी सीमा में रहना चाहिए। हाँ, सीमा, लक्ष्मण रेखा किसी को, चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, उसको अपनी लक्ष्मण रेखा नहीं लागना चाहिए। नहीं तो है ही, भारत का जो संवैधानिक जो ढांचा है, ताना बना है, उसमें हर एक की सीमा रेखाएं निश्चित तौर पे बनाई गई हैं। इसीलिए तो ये लेख है कि बैलेंस अप्रोच क्यों होना चाहिए। अच्छा, 6ठे अध्याय में उन्होंने हॉकी की, भारतीय महिला हॉकी की चर्चा की है, और चूंकि हॉकी झारखंड की पहचान है, झारखंड के तमाम खिलाड़ी, और चाहे ओलंपिक में हो या ओलंपिक में तो जो भारत की तरफ से खेली थी उसे यहाँ विधानसभा में सम्मानित भी किया गया।
तो आप भी तो उस कार्यक्रम में थे, मुझे भी आने का अवसर मिला। तो हॉकी एक पहचान है, उसकी भी उन्होंने विस्तार से चर्चा की है और हॉकी खिलाड़ियों की चर्चा की, किस तरह से भारत ने ओलंपिक में प्रदर्शन किया, इस पर भी उन्होंने लिखा। 7वें अध्याय में कोरोना महामारी सहयोग और समन्वय से समाधान। कोरोना जो 2 साल से पूरे देश में एक बहुत बड़ी समस्या थी, तो सबों के सहयोग और समन्वय से कैसे इसका समाधान निकाला गया। कोरोना पीरियड में किस तरह से काम हुए, विकास के भी काम होते रहे और मजदूरों को भी रोजगार मिले, इसकी भी उपाय सरकार करती रही। इसके अलावा उनका जीवन बसर कैसे चले, जो बाहर से आ गए थे मजदूर, उनको यहाँ कैसे काम मिले, इस पर भी चिंतन हुआ। तो एक 7वां अध्याय में उन्होंने कोरोना पर चर्चा की है। और जो वुहान से, जैसा कि हम लोग जानते हैं, वुहान से ये निकला था और ये कोरोना महामारी तो दुनिया भर में पूरी आर्थिक व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम किया। 8वां अध्याय में उन्होंने भारत में संसदीय परंपराओं के 100 साल। अभी आप देखे होइएगा, झारखंड बिहार विधानसभा में 100 साल का उत्सव मनाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए थे और उस समारोह की शुरुआत राष्ट्रपति के माध्यम से हुई थी। कोविंद जी जब राष्ट्रपति थे तो वो उन्होंने उसकी शुरुआत की थी। तो 100 साल, चूँकि बिहार से कट के झारखंड बना है, 2000 में झारखंड का निर्माण हुआ, लेकिन बिहार में तो 1936-37 से असेंबली चल रही थी और उसके पहले से ही वहाँ विधानसभा विधान परिषद का गठन। देखिए, ये बहुत गौरवशाली हमारा अतीत है। जब आपको बताऊं, आपको जब आप बताएंगे कि भारतीय संसदीय परंपराओं के 100 साल, तो याद रखिए कि लाहौर विधानसभा भी 100 साल मना रहा था। जी। लेकिन लाहौर विधानसभा उस तरह से गौरवान्वित नहीं हो सकता था। उनके यहाँ बार बार मिलिट्री रूल लागू होता रहा, लोकतंत्र को ताक पर रख दिया गया। लेकिन भारत में अगर लोकतंत्र पर अगर कभी भी कोशिश हुई तो यहाँ के लोगों ने उसी तरीके से लोकतंत्र का इस्तकबाल किया। तो इसलिए हमारे यहाँ जो अगर 100 साल की जो, और वैसे भी भारत तो जननी है लोकतंत्र की, वैशाली जननी है लोकतंत्र की। दुनिया में लोकतंत्र का पाठ तो ये है कहना कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, उससे ज्यादा है कि हम लोकतंत्र को स्थापित किए पूरे दुनिया में। आज लोकतंत्र का पाठ हमसे लोग सीख रहा है। 9वें अध्याय में उन्होंने छोटे राज्यों के गठन की आवश्यकता पर औचित्य दिया। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, झारखंड राज्य का गठन हुआ, तो छोटे राज्यों के निर्माण से भी विकास के काम में तेजी आता है। नहीं, इसमें ये जब और इवन इस लेख की थोड़ी सी भूमिका मैं बताऊं, नहीं, ये मैंने अंबेडकर जी भी छोटे राज्यों के हिमायती थे। हाँ, बिल्कुल। और अंबेडकर ने राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए लिखा था कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में राज्यों के आकार के विषय में कोई महत्व नहीं दिया है। तो छोटे राज्य का निर्माण होना चाहिए, इसके सब पक्षधर हैं। और उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने इन राज्यों का निर्माण कराया था। और शुरू से झारखंड में शिबू सोरेन, जयपाल सिंह जैसे लोग शुरू से अलग झारखंड राज्य की मांग करते रहे और वो सपना, शिबू सोरेन का सपना साकार हुआ। नहीं, इस लेख को पढ़ते समय किन बिंदुओं पर आप रखिएगा ध्यान, ये मैं बिल्कुल हमारे देखने वालों को मैं बताऊं कि आप लेख पढ़िएगा तो छोटे राज्यों पर क्या हुआ। आर.एस. पांडे एक बहुत सीनियर IAS हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, उन्होंने किताब लिखी कि छोटे राज्य जो हैं भ्रष्टाचार के केंद्र बन जाते हैं। जी, एक किताब उन्होंने लिखी, एक दृष्टि देने की कोशिश की। वो चूँकि सिक्किम, नागालैंड, इन सारे छोटे राज्यों में चूँकि एक ब्यूरोक्रेट्स के तौर पे उन्होंने सेवाएं दी थी। इनको लगातार ये रहा कि ये कैसे ऐसे दृष्टिकोण में कि छोटे राज्यों में अगर छोटे राज्य नहीं बने, जैसे आपने बताया कि अभी इस पुस्तक से ही एक अंश कि अम्बेडकर जी को कोट करते हुए स्पीकर महोदय लिख रहे हैं कि किस तरीके से अम्बेडकर जी ने छोटे राज्यों की हिमायती की थी। हाँ। छोटे राज्यों के हिमायती का कारण क्या था कि अम्बेडकर की भी दृष्टि में थी कि चूँकि अपने यहाँ आज़ादी के समय प्रोविंस होते थे, भाई सेंट्रल प्रोविंस है, आपको महाराष्ट्र कितना बड़ा था आप सोच के देखिए। छोटे छोटे राज्यों में जब बना तो छोटे छोटे राज्यों की आकांक्षाएं और उनकी उम्मीदों को पूरा करने का जो अवसर मिला, जो मौका मिला, वो मौका एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। वो मौका बहुत आवश्यक था, इसके लिए जरूरी है। 10वें अध्याय में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हुल समानांतर सरकार के गठन की पहली घटना की चर्चा की है। कालांतर में संथाल अपने मूल स्थान से पलायन कर राजमहल की पहाड़ियों में इर्द गिर्द बसने लगे थे, जो दामिन एक कोह से नाम से जाना गया।
वहाँ की पहाड़ी बंजर भूमि को मेहनत से कृषि योग्य बनाया गया, परंतु जीवेंदारों बाहरी तत्वों ने वहाँ भी इन सामाजिक शांति प्रिय लोगों को नहीं छोड़ा। तो हुल विद्रोह का कई कारण रहा और एक समानांतर सरकार भी बनी थी उस समय। हाँ देख, वो तो मैं बताऊँ ना कि हुल जो है, हुल को देखने की समझने की एक दृष्टि की अभी भी जरूरत है। जो ये विचार के बाद विचारों के अध्याय में जो चीज़ें शामिल है उसमें इसी बात को बार बार एक तरह से कुरेदने की कोशिश है कि भाई हुल को आप कैसे देखते हैं। कुछ लोगों को लग सकता है कि छोटे मोटा आदिवासी विद्रोह होगा, एक कोने में जैसे विद्रोह होगा, जैसे 1857 को बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि वो अपनी ज़मींदारी की लड़ाई थी, भाई बाबू कुंवर सिंह को अपनी ज़मींदारी बचानी थी। ऐसा नहीं है, ये बहुत संकीर्ण दृष्टि से देखने की कोशिश होती है। इसी को तो इस किताब में देखने की बात है कि वो संकीर्णता को तोड़ने की ज़रूरत है आपको जी, कि भाई आदिवासी अपने हिसाब से जीना चाहता है और उसको जीने का अधिकार देना है या नहीं, ये सभ्य समाज को सोचने की जरूरत है। अच्छा, झारखंड का संथाल प्रणाल टेनेंसी एक्ट एवं छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जैसे कानून को भी इसी कड़ी के रूप में जोड़कर देखा जा सकता है। कंपनी की सरकार में अधिनियम पारित कर संपूर्ण संथाल आदिवासियों के इलाके को मिलाकर एक नया जिला बनाने की घोषणा की, जो संथाल परना के नाम से जाना जाता है। आज भी संथाल परना में बिल्कुल। तो ये उस समय की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही, बहुत कह सकते हो। आपको मैंने बताया ना कि और 11वें अध्याय में उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और झारखंड की चर्चा की। पर्यावरण जो कि ग्लोबल वार्मिंग की दुनिया भर में चर्चा है, तो पर्यावरण की भी उन्होंने चिंता की है अपनी पुस्तक में, और पर्यावरण पर भी उन्होंने लिखा है। देखिए, चूंकि इस राज्य के इस विधानसभा के स्पीकर होने के नाते उनकी ये चिंता बहुत वाजिब है कि यह राज्य जो है, अगर इस राज्य को अगर पर्यावरण की चिंता न करे, क्योंकि ये राज्य दोहरे संकट से गुजरता है। एक तरफ खनन है, बहुत तेजी से उत्खनन है, और दूसरा हमारे पास संकट है कि चूंकि हमारे पास जंगल पर हम आश्रित हैं, हमारा सबसे बड़ा इनकम का, हमारे आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है जंगल से आता है। तो हमारे लिए पर्यावरण जो है कोई फैशन का विषय नहीं हो सकता है। ये लेख इस बात को प्रतिस्थापित करता है कि झारखंड जैसे बहुत सारे राज्यों में क्या है कि पर्यावरण आपका फैशन का विषय हो सकता है, लेकिन झारखंड के लिए फैशन नहीं है, झारखंड के लिए जीवन मरण का है। और खास करके आदिवासी दर्शन की यह व्यापकता ही पर्यावरण संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का मूल है, जिसे तथाकथित सभ्य समाज को भी अपनाना चाहिए। जो आदिवासी हैं, जिस तरह का रहन सहन है, अगर इसको अपनावें, वही सादगी अपनावें, तो पर्यावरण की रक्षा हो सकती है, वृक्षों को बढ़ाने का काम हो सकता है, पर्यावरण की रक्षा हो सकती है, ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सकता है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उससे बचा जा सकता है, कार्बन उत्सर्जन से तो अगर हम जो जनजाति समाज है उसका जो रहन सहन, अगर उसी को अपनावें, सभ्य समाज जिसको लोग आज कह रहे हैं, वो अगर अपनाती है उस समाज को, उस समाज के व्यवहार को, उस समाज के रहन सहन को, तो बहुत अच्छा पर्यावरण के लिए हो सकता है। बिल्कुल। और उन्होंने 12वें अध्याय में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ झारखंड शाखा की बैठक में अध्यक्ष के दिए गए भाषणों की, नहीं, अब ये विनय जी, ये 12 अध्याय नहीं है, इसमें तो केवल 11 अध्याय ही रखा गया है। इसके बाद उनके जो अपने वक्तव्य हैं, जो अलग अलग जगहों पर उन्होंने दिया है, उन वक्तव्यों को संकलित करके इसमें सम्मिलित किया गया है। और ये भी काफ़ी उपयोगी वक्तव्य हैं, क्योंकि राष्ट्रमंडल सम्मेलनों में प्रतिनिधित्व करते हुए झारखंड का उन्होंने वक्तव्य दिया है। इसके अलावा विधानसभा में उनके वक्तव्य हैं जो बहुत ही उपयोगी। एक तरह से सोचिए कि आपको अगर कोई आदमी चाहता है कि झारखंड का एक राजनेता क्या सोच रखता है, क्या दृष्टि रखता है, अगर उसको जानने में जिज्ञासा हो, तो ये जो चीज़, जो लेख हैं, जो बाद में उन्होंने 11 अध्यायों के बाद की जो चीज़ें अपनी रखी हैं, जिससे आप झारखंड के नेता, एक राजनेता जो बिल्कुल एक तरीके से आप एक ऐसे पॉलिटिशियन के तौर पे देखिए जो गंभीर पॉलिटिशियन हो, गंभीरता के साथ अगर विचार करना चाहता हूँ कि भाई झारखंड के राजनेताओं की गंभीरता कितनी है, उसका ये पैरामीटर है सारे लेख। और कह सकते हैं कि जामताड़ा जिले के नाला विधानसभा से 2005, 2014 और 2019 में विधायक बनकर आए रविन्द्रनाथ महतो जी ने एक बहुत ही अच्छी पुस्तक लिखी है, और ये पुस्तक का प्रकाशन प्रभात प्रकाशन ने किया है। पुस्तक
विचारों के 11 अध्याय, प्रकाशक प्रभात प्रकाशन, इसकी मूल्य है 250 रुपये। और मुझे लगता है हर किसी को यह पुस्तक पढ़नी चाहिए, इससे एक नई सोच उन्हें प्राप्त होगी। और हमने इसकी समीक्षा की और संजय मिश्रा जी ने बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से तथ्यों को रखा। हम आपसे विदा लेते हैं और संजय जी को यही धन्यवाद देते हैं और आपसे विदा लेते हुए नमस्कार, जय हिंद।